नमस्कार। चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है अभय गुप्ता और रोज रात 10 बजे मैं आपके साथ करंट अफेयर की क्लास लेकर आता हूं, जिसमें दिन भर के करंट अफेयर को मैं शामिल करता हूं। चलिए बिना देरी किए आज की क्लास की शुरुआत कर देते हैं और आज की क्लास में देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर को शामिल किया गया है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? हाल में ही हुआ क्या था? कृषि उद्योग समागम का 2025 का आयोजन किया गया। आपसे पूछा है किस स्थान पे हुआ? ऑप्शन ए भोपाल में हुआ, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी नरसिंहपुर में और ऑप्शन डी लखनऊ में। आपको बताना है कहां पर इसका उद्घाटन हाल में ही किया गया है या शुभारंभ किया गया है। तो मैं यहां बिल्कुल आसान सी भाषा में बता देता हूं आपको कि कृषि उद्योग समागम यानी कि कृषि उत्पादन तथा कृषि में नवाचार को प्रमोट करने के लिए हाल में ही कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन नरसिंहपुर दिल्ली में किया गया है। नरसिंहपुर एमपी में किया गया है, यानी कि मध्य प्रदेश में किया गया है। कहां पर किया गया है? तो नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में किया गया है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? दिल्ली किसमें? कृषि में नवाचार को बढ़ावा देना, एक्सक्लूसिवनेस को बढ़ावा देना और एग्रीकल्चर उत्पादन को बढ़ाकर किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के अंदर की गई है। याद रखिएगा यहां पे। अब यहीं पर आपने देखा होगा लखनऊ में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सिडबी। आपको पता होना चाहिए सिडबी जो स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक को फंडिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। सिडबी का मुख्यालय भी आपको कहां देखने को मिलेगा? यहां देखने को मिलेगा। तो यह भी आप याद रखिएगा इसके बारे में। देखिए जरा क्या है, मध्य प्रदेश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को प्रसंस्करण, ठीक है, और मूल्य संवर्धन को साथ जोड़ना, यानी कि यहां पर वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ने के लिए नवाचार, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए हाल में ही क्या किया गया है? हाल में ही कृषि समागम का आयोजन किया गया है। अब यहीं पर एक दो बातें आपको मध्य प्रदेश के बारे में जाननी चाहिए। मध्य प्रदेश सॉइल हेल्थ कार्ड को लागू करने वाला सबसे पावरफुल राज्य रहा है, अग्रणी राज्य रहा है। इसके अलावा दालों और तिलहनों का उत्पादन सबसे ज्यादा यही होता है, दालों का तिलहन का उत्पादन सबसे ज्यादा यही होता है। इसके अलावा मसालों के उत्पादन में भी ये सबसे आगे है, मसालों का उत्पादन में भी सबसे आगे है। सबसे ज्यादा आपको चीते, ठीक है, साथ ही आपको टाइगर इसी राज्य में देखने को मिलेंगे और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी आपको इसी राज्य में देखने को मिलेंगे। साथ ही इसी राज्य में सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या भी आपको देखने को मिलेगी। और एक और बात, वनों परसेंटेज के हिसाब से वन भी इसी राज्य में सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। किसकी बात कर रहा हूं मैं? मध्य प्रदेश की। तो यह बात याद रखिएगा। यहां पे मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? अभी मोहन सिंह यादव मध्य प्रदेश के सीएम है। यह भी आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के बारे में। अगले क्वेश्चन पे आइए। मलेशिया मास्टर 2025 में पुरुष एकल वर्ग के विजेता बने हैं। हाल में ही मलेशिया मास्टर्स 2025 हुआ और इसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा है। यानी कि भारत के जो फाइनलिस्ट थे उनका नाम है किदम्बी श्रीकांत। तो किदम्बी श्रीकांत को हराया है और उनको हराकर फाइनल में जगह बनाई है, यानी कि फाइनल जीता है सी फेंगली ने चाइना के चौथे नंबर के प्लेयर हैं। इन्होंने इस मलेशिया मास्टर 2025 को जीता है। यह बात याद रखिएगा, सी फेंगली। और हराया किसको है? तो आंसर है किदम्बी श्रीनाथ को और ये उपविजेता बने हैं। कौन बने हैं? ये उपविजेता बने हैं। ये बात याद रखिए। देखिए थोड़ी सी बातें। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी किदम्बी श्रीनाथ ने मलेशिया मास्टर 2025 में पुरुष एकल में उपविजेता का खिताब जीता है। तो विजेता कौन बने हैं? अभी मैंने बताया चाइना के ली फेंग, ठीक है, ये चाइना के ली फेंग विजेता बने हैं। ये बात याद रखिएगा। किसके बारे में बात कर रहा हूं? तो मलेशिया मास्टर के बारे में, ठीक है। ये बात याद रखिए। किस चीज का कप है? तो ये भी याद रखिएगा, बैडमिंटन की प्रतियोगिता है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में रोमानिया के राष्ट्रपति पद के लिए किसे निर्वाचित घोषित किया गया है? रोमानिया आपको पता होना चाहिए ये एक यूरोपियन कंट्री है और इसमें राष्ट्रपति को लेकर काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिल रही थी। एक बार इलेक्शन हुए, उसमें रसिया के समर्थित जीत कर आए, जिसके कारण कोर्ट ने उस चुनाव को सस्पेंड कर दिया। तो हाल में ही दोबारा चुनाव हुए और इस चुनाव में कौन जीत कर आया है? तो आपको याद रखना है हाल में ही किसे विजेता घोषित किया गया है। ऑप्शन ए कैलिन जार्कसू को, ऑप्शन बी जॉर्ज सिमियन को, ऑप्शन सी निकोसोर डैन को, ऑप्शन सी डी विक्टर ओरबन को। आपको बताना है हाल में ही रोमानिया का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोमानिया का नया राष्ट्रपति
निकोसोर डैन को नियुक्त किया गया है। निकोसोर डैन आपको पता होना चाहिए, ये यूक्रेन और अमेरिका के समर्थक हैं। साथ ही ये चाहते हैं कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिले और यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए, यानी कि ये नाटो के बहुत बड़े समर्थक हैं और साथ ही ये यूक्रेन रसिया वॉर में यूक्रेन का समर्थन करते हैं और इनको हाल में ही विजयी घोषित किए गए हैं। ये रोमानिया के नए राष्ट्रपति बनेंगे। अब आप यहां पे देखिए क्या है ये, निकोसोर डैन यूरोपीय संघ के समर्थक यूक्रेन को सहायता जारी रखने के पक्ष में हैं। ये चाहते हैं कि उसको मेंबरशिप मिले, ये बात दिमाग में रखिएगा। ये चाहते हैं कि मेंबरशिप मिलनी चाहिए नाटो की, किसको, यूक्रेन को। ये बात अच्छे से याद रखिए। यहां पे जॉर्ज सिमियन यू के आलोचक यूक्रेन को दी जा रही सैन्य सहायता के रोकने की वकालत कर रहे थे। इन दोनों के बीच में चुनाव था जिसमें निकोसोर डैन को जीत हासिल हुई है। किसको, निकोसोर डैन को जीत हासिल हुई है। ये बात अच्छे से याद रखिएगा इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, चलूं आगे। चलिए आगे टॉपिक पे आते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा आप रोमानिया के बारे में देख लीजिए। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है, ये भी याद रखिएगा। इस तरह से आप देखोगे, ऊपर मंडोवा है, इधर आपका यूक्रेन देखने को मिल जाएगा। यहाँ ये मंडोवा है, ये यूक्रेन है, यूक्रेन के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। ये आपका बल्गारिया है, याद रखिएगा। ये आपका हंगरी है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है इसके बारे में। यूरोपियन कंट्री है, छोटा सा कंट्री है। किसकी बारे में बात कर रहा हूं मैं, रोमानिया की बात कर रहा हूं। तो हाल में ही यहाँ पर प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए हैं, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला, ये हाल ही खबरों में रही मंजला झील किस देश में स्थित है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि झील से हर बार क्वेश्चन आता है। भारत में भी कई महत्वपूर्ण झील हैं, तो इसी तरह से ये झील हाल में ही न्यूज में रही है। आपको बताना है किस देश में है। हाल ही खबरों में रही मंजला झील किस देश में है। ऑप्शन ए मिस्र में है क्या, ऑप्शन बी भारत में है क्या, ऑप्शन सी पाकिस्तान में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है खबरों में रही मंजला लेक निम्न में से किस देश में स्थित है। तो आपको आंसर दे देता हूं इसका। देखिए, मंजला लेक काफी ज्यादा प्रदूषित लेक हो रही थी, तो इसको दोबारा से रिपेयर किया जा रहा है और ये लेक आपको देखने को मिलेगी कहां पर, मिस्र में। मिस्र के यानी कि इजिप्ट के नॉर्थ पार्ट में आपको मंजला लेक देखने को मिलेगी। ठीक है, नॉर्थ पार्ट में आपको मंजला लेक देखने को मिलेगी, जो जिसका कुछ हिस्सा मेडिटेरियन सी से भी टच होता है। ये भी याद रखिएगा इसके बारे में। भारत में अगर लेक की बात करूं तो आपको याद रखना है एक इंपॉर्टेंट लेक है भारत में, सांबर लेक जो कि राजस्थान में है, इंपॉर्टेंट है। दूसरी आपको पता होना चाहिए लोकटक लेक जिसे मणिपुर की लाइफलाइन कहा जाता है, मणिपुर में है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए तीसरा आपका बूलर लेक भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक जो कि जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा चौथे नंबर पे आपको चिल्का लेक जो आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी, ये आपको अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा पांचवें नंबर पर देवर लेक, ये भी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक क्रेटर लेक है, आपको बताना है एक क्रेटर लेक भी है भारत में, और ये क्रेटर लेक आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। आपको इस क्रेटर लेक का नाम बताना है, इस क्रेटर लेक का नाम क्या है ये आपको बताना है इसके बारे में। ठीक है, ये क्रेटर लेक है महाराष्ट्र में, इसका नाम बताना है और इसका पानी आपको याद रखना है गुलाबी है। अब आपको इसका नाम, मैंने सारे हिंट दे दिए, आप इसका नाम बताएंगे। देखिए जरा क्या है, डेजिंग एक आम तकनीक के रूप में उभर रही है। हालांकि लेक मंजिला पर किए गए एक हालिया अध्ययन के अनुसार यह प्रक्रिया झील की सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र में अप्रत्याशित एवं कभी कभी अपरिवर्तनीय परिवर्तन ला सकती है। तो डेजिंग की सहायता से सफाई करी जा रही है मंजिला लेक की। तो आपको बस इतना याद रखना है कि मंजिला लेक है कहां, तो ये मिस्र में है, इजिप्ट के नॉर्थ पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। लेक मंजिला मिस्र की सबसे बड़ी तटीय लैगून लेक है जो भूमध्य सागर के किनारे नील नदी के डेल्टा के पूर्वोत्तर में स्थित है। याद रखिएगा, भूमध्य सागर के किनारे है और ये नील नदी के डेल्टा के पास आपको देखने को मिलेगी लेक मंजिला। आप इस तरह से देख सकते हैं। ये आपके सामने अफ्रीका का मैप है। अब आप यहां पे देख रहे हैं, ये मैंने कुछ एक साइन बनाया है, ये देखो, इन देशों के ग्रुप को बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मुख्य रूप से 4 देश आते हैं, 4, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। ये 4 देश आते हैं। सोमालिया आपको पता होना चाहिए समंदर की पायरेसी के लिए जाना जाता है। इथोपिया इंपॉर्टेंट शहर है, इरिट्रिया और जिबूती एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है जिसमें चाइना, इंडिया, इवन अमेरिका के एयरबेस यहां पर देखने को मिलेंगे। केन्या के बारे में बता देता हूं, अफ्रीका का महत्वपूर्ण देश जहां पर 1972 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका नाम है यूएनईपी,
यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो इस एनवायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी का हेडक्वार्टर आपको केन्या में ही देखने को मिलेगा, केन्या की राजधानी नैरोबी में देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है इसके बारे में। किसके बारे में? तो मैं बात कर रहा हूं, आपको याद रखना है केन्या और अफ्रीका के बारे में। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही खबरों में रही चरक संहिता व सुश्रुत संहिता क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही खबरों में ये चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दोनों रही हैं, तो आपको बताना है ये क्या है। ऑप्शन ए विधि शास्त्र है क्या, ऑप्शन बी संस्कृत ग्रामर है क्या, ऑप्शन सी चिकित्सा ग्रंथ है क्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या है? सुश्रुत संहिता और आपका चरक संहिता। देखिए हुआ क्या है, हाल में ही हमारे उपराष्ट्रपति गोवा के दौरे पर हैं और गोवा के दौरे पर गए तो उन्होंने वहां पर दो मूर्तियों का अनावरण किया। एक मूर्ति है महर्षि चरक की और एक मूर्ति है महर्षि सुश्रुत की। आपको पता होना चाहिए ये दोनों डॉक्टर थे, यानी कि ये चिकित्सक थे। तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई, एक का नाम है चरक संहिता और एक का नाम है सुश्रुत संहिता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये चिकित्सा ग्रंथ है। क्या है ये? चिकित्सा ग्रंथ है। ये बात दिमाग में रखिएगा। अब मैं यहां पर अगर बात करूं तो पहली विधि शास्त्र बुक क्या है? मनुस्मृति। क्या है? मनुस्मृति। मनुस्मृति के बारे में बताते हैं कि इसका लेखन कार्य 200 बीसी से लेकर 200 एडी के बीच में हुआ था। ठीक है, 200 बीसी से लेकर 200 एडी के बीच में इसका लेखन कार्य हुआ था। तो वहीं आपको पता होना चाहिए संस्कृत ग्रामर के लिए जानी जाती है अष्टाध्यायी। कौन सी जानी जाती है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को लिखने का काम किया था पढ़नी ने। किसने किया था? अष्टाध्यायी को लिखने का काम किया था पढ़नी ने। ये बात भी याद रखिएगा यहां पे। तो मैंने आपको बता दिया सुश्रुत संहिता और चरक संहिता का संबंध किससे है, तो ये आपको याद रखना है चिकित्सा ग्रंथ है। क्या है? चिकित्सा ग्रंथ है। अब न्यूज क्यों ली गई है, मैंने क्यों ली है, देखिए जरा यहां पे। उपराष्ट्रपति ने गोवा के राजभवन में चरक और सुश्रुत की प्रतिमाओं का लोकार्पण किया है। हमारे आपको पता होना चाहिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ साहब हैं। तो उनके द्वारा गोवा के राजभवन में इनका लोकार्पण किया गया है। चरक कौन है? चरक लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईस्वी, जिन्हें चिकित्सा के पिता के रूप में जाना जाता है। इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। याद रखिएगा, कहा जाता है। ये कनिष्क के शाही चिकित्सक के रूप में काम करते थे, यानी कि ये कनिष्क, जो आपको याद रखना है कुषाण डायनेस्टी का सबसे पावरफुल रूलर हुआ है कनिष्क, उसके पर्सनल फिजिशियन के रूप में इन्होंने काम किया है चरक, और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसे चरक संहिता के नाम से जानते हैं। दूसरा नाम है सुश्रुत। राजा विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में ये रहते थे। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्न रहते थे, 9 महत्वपूर्ण लोग थे, उनमें से एक नाम था सुश्रुत। आपको याद रखना है इनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई जिसे सुश्रुत संहिता बोलते हैं, और सुश्रुत को सबसे पहले क्रेडिट जाता है प्लास्टिक सर्जरी करने का, ऑपरेशन करने का। तो ये बात भी याद रखिएगा, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा नाम है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद रहेगा। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन। कर्नाटक और गुजरात के बाद अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी देने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? यानी कि किस राज्य ने कर्नाटक और गुजरात के बाद अपनी अंतरिक्ष नीति को बढ़ावा दिया है? देखिए, स्पेस के क्षेत्र में कई बड़े देश काम कर रहे हैं, जिसमें भारत के भी कई राज्य काम कर रहे हैं, जिसमें कर्नाटक और गुजरात ने अपनी अंतरिक्ष नीति बनाई है। तो हाल में ही एक और राज्य बना है जिसके द्वारा अपनी अंतरिक्ष नीति बनाई गई है। मैं और आप उसी राज्य के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या वो ऑप्शन ए महाराष्ट्र है, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल? जरा इसको देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या इसका आंसर होना चाहिए आपके अनुसार। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? तो आंसर है तमिलनाडु। कर्नाटक और गुजरात के बाद तमिलनाडु भारत का तीसरा राज्य बना है जिसने अपनी अंतरिक्ष नीति लागू की है, या अंतरिक्ष नीति को शुरू किया है। यह बात याद रखिएगा इसके बारे में। किसके बारे में? तमिलनाडु के बारे में। देखिए जरा, तमिलनाडु कैबिनेट ने हाल में ही अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी दी है। अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने वाला कर्नाटक और गुजरात के बाद तमिलनाडु तीसरा राज्य बना है। यह बात याद रखिए अंतरिक्ष के बारे में। याद रहेगा कौन सा राज्य बना है? तीसरा राज्य बना है। यह बात आपको याद रखना है यहां पे। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन क्या है? मिनटमैन 3। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही खबरों में रहा मिनटमैन 3 क्या है? तो आपसे पूछा है मिनटमैन 3 अंतरराष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन बनता है खबरों में रहा मिनटमैन 3 क्या है, और दूसरा मिनटमैन बैलिस्टिक इंटरकॉन्टिनेंटल
एक मिसाइल है, किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है? तो आपको याद रखना है मिनटमैन 3 क्या है? मिसाइल है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ऑप्शन बी फ्रांस ने, ऑप्शन सी जर्मनी ने, ऑप्शन डी रूस ने। किस देश के द्वारा मिनटमैन 3 के नाम से एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल है? जल्दी बता दीजिए आप लोग। अभी ये देश बहुत ज्यादा न्यूज में है। कुछ दिन पहले इस देश ने गोल्डन डोम बनाने की घोषणा की, गोल्डन डोम बनाने की घोषणा की, जो अंतरिक्ष आधारित डिफेंस सिस्टम होगा। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? यूएसए की। आजकल यूएसए बड़ा न्यूज में है। यूएसए के राष्ट्रपति आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे उल जूल डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से ये न्यूज में है। मेरी भी एक इस पर वीडियो आएगी और हम बात करेंगे कि किस तरह से ट्रंप की विदेश नीति से पूरे विश्व को प्रभावित करने का काम किया है। चैनल पर नए आते हैं तो देखिएगा जरूर। अगर कुछ लगता है कि क्लास अच्छी रहती है तो उसके बारे में जरूर बताने का काम करिया करें, ठीक है? तो हाल में ही मिनटमैन 3 का अंतरराष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा जारी की गई है या हाल में ही इसे बनाया गया है, याद रखिएगा। देखिए जरा, संयुक्त राज्य वायुसेना ने हाल में ही LGM 300G मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। याद रखिएगा, इंटरकॉन्टिनेंटल है, काफी लंबी दूरी की लॉन्ग रेंज मिसाइल है ये मिनटमैन 3। इस तरह से आपको देख सकते हो, इन्होंने हाल में ही इसका परीक्षण किया है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मिसाइल है और अमेरिका बहुत तेजी से अपनी सैन्य क्षमता को लगातार बढ़ाए जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस देश में कैलिफेरा सिनुओफकार्टा नामक डैम सेल्फी की एक नई प्रजाति खोजी है? एक टाइप से आपने वो देखा था बचपन में, हम एक कीड़ा उड़ता है जिसको हेलीकॉप्टर बोलते हैं, उसी प्रकार की एक प्रजाति है जो हाल में ही वैज्ञानिकों ने खोजी है। तो याद रखिएगा, कैलिफेरा सिनुओफकार्टा क्या है? तो डैम सेल्फी की एक प्रजाति है जो हाल में ही खोजी गई है। ऑप्शन ए, क्या ये असम में खोजी गई है? ऑप्शन बी, क्या ये आपको याद रखना है मिजोरम में खोजी गई है? ऑप्शन सी, क्या ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है? ऑप्शन डी, क्या ये नागालैंड में खोजी गई है? जरा बता दीजिए किस राज्य में इसको खोजा गया है? तो मैं आपको बता देता हूं, इसे खोजा गया है अरुणाचल में। अरुणाचल प्रदेश में हाल में ये खोजी गई है, याद रखिएगा। इसके बारे में एक दो बात और याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व है, यानी कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, भारत में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 की जनगणना के अनुसार वो अरुणाचल में देखने को मिलेगी। यहाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में मात्र 17 लोग ही रहते हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में मात्र 17 लोग ही रहते हैं। तो वहीं हमने अभी कुछ दिन पहले मिजोरम का चर्चा किया था, तो मैंने आपको बताया था कि मिजोरम में साक्षरता दर 95% से भी ज़्यादा हो गई है, यानी कि अब भारत में सर्वाधिक साक्षर लोग कहाँ पर हैं? मिजोरम में हैं। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार कहाँ पर हैं? तो याद रखिएगा, केरल में हैं। तो ये भी आपको सारी बातें याद रखनी है इसके बारे में। देखिए क्या है, वैज्ञानिकों ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में कैलिफेरा सिनुओफकार्टा नामक डैम सेल्फी की एक नई प्रजाति खोजी है। कुछ इस तरह से दिखती है ये, मैं थोड़ा साइड में हो जा रहा हूं, आप इसको देख लीजिए। इस तरह से दिखने वाला एक हेलीकॉप्टर टाइप की है ये, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? इसकी खोज हाल में ही की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 9, भारत पूर्वानुमान प्रणाली किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? देखिए, आपको पता है कि अब भारत पर भी जलवायु परिवर्तन का, क्लाइमेट चेंज का असर पड़ने लगा है। तो ऐसे में हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम होना जरूरी है। तो हाल में ही भारत के एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत पूर्वानुमान प्रणाली यानी कि इंडियन फोरकास्टिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि पहले ही फोरकास्टिंग की जाए और होने वाली प्राकृतिक आपदाओं और घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके। तो ऐसा किसने किया है? क्या भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु ने किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली ने किया है? क्या भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने किया है? या राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद ने किया है? तो बताइए जरा, इंडियन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम यानी कि भारतीय पूर्वानुमान प्रणाली किसने बनाई है? तो हाल में ये बनाई है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे के द्वारा इसको बनाया गया है। देख लीजिए यहाँ पे, भारत मौसम विज्ञान विभाग जल्द ही बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत पूर्वानुमान प्रणाली का उपयोग शुरू करेगा, जिससे कि प्राकृतिक आपदाओं, प्राकृतिक घटनाओं की पहले से ही जानकारी लगाई जा सके। तो ये थे आज के करंट अफेयर, जिसमें मैं चीज़ें डिस्कस करता हूँ आपके साथ। कल से या परसों से मैं वन लाइनर भी आपके साथ शुरू कर दूंगा, और वन लाइनर की शुरुआत होने पर मतलब है कि आपके एग्जाम का कोई भी एरिया
रहेगा नहीं जिस पर हम बात ना करें। करंट अफेयर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बाएं हाथ का खेल हो जाएंगे और अब किसी भी परीक्षा में करंट अफेयर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो ये थी क्लास। ऐसा मैं आशा करता हूँ कि आप क्लास का बेहतर लाभ उठा रहे होंगे, और अगर लाभ उठा रहे हैं तो नोट्स भी बना रहे होंगे और उन नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रहे होंगे, क्योंकि याद रखिएगा किसी भी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है जब आपके द्वारा की गई मेहनत को बार बार आप दोहराते हैं, नोट्स बनाते हैं। और एक और बात मेरी याद रखिएगा, मिनिमम मटेरियल और मैक्सिमम रिवीजन आपका होना चाहिए, तो वो दिन दूर नहीं जब आप सफलता आपका कदम चूमेगी। तो ये था आज का डिस्कशन। मिलूंगा मैं आपके साथ ऐसी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।